तो थर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं, और थर्ड पॉइंट क्या है? अकाउंट। कि अकाउंट क्या होता है? तो बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट अकर करेगा तो आप उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड जिस प्लेस पे करेंगे उसको हम कहते हैं अकाउंट। ठीक है, बिजनेस में हम दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, आप जानती हैं उन दो चीजें क्या है? ट्रांजैक्शन और इवेंट। ठीक, और इन ट्रांजैक्शन और इवेंट को जिस जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले, उस जगह को हम कहते हैं अकाउंट। अब ये अकाउंट की क्या होती हैं? दो साइडें होती हैं मैम। अकाउंट्स लिख दिया, अकाउंट होगा। इस तरीके से बनता है मैम आपका अकाउंट। सर ये तो बैलेंस शीट जैसा ही फॉर्मेट है। हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है, पर यहाँ पे जो चीजें फिल करेंगे वो थोड़ी अलग होंगी। ठीक है, इधर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, इधर हम बनाते हैं रुपीस का साइन क्योंकि अमाउंट का कॉलम है। ये पर्टिकुलर्स और फिर ये रुपीस का साइन, ये भी अमाउंट का कॉलम है। अब यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं डेबिट। क्या कहते हैं? डेबिट। और इसको डिनोट किया जाता है डीआर सिंबल से। और यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्रेडिट, और इसको डिनोट किया जाता है सीआर सिंबल से। ठीक है मैम, तो इस तरीके से आपका अकाउंट बनता है। कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जो बिजनेस में अकर कर रहा है उसको सबसे पहली जगह जिस जगह रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम अकाउंट कहते हैं। और एक अकाउंट में की दो साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को डिनोट किया जाता है डीआर सिंबल से, क्रेडिट को डिनोट किया जाता है सीआर सिंबल से। ठीक है, चलिए इसी के लिए बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है अकाउंट की कि अकाउंट इज द लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म। ठीक है, एक लेजर रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंट हम खोलते हैं ना, अलग अलग अकाउंट्स खोल रहे हैं, ये अकाउंट्स हम खोलते हैं जाके लेजर में। लेजर कौन सा स्टेप होता है? सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्टेप है जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। तो लेजर सेकंड स्टेप हुआ ना। तो ये अकाउंट्स जो खुलते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन और इवेंट के, ये लेजर में खुलते हैं जाके, इसीलिए इसको एक लेजर बोला जाता है। तो अकाउंट क्या है? एक लेजर रिकॉर्ड है समराइज्ड फॉर्म में। किसका? ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, और इसके साथ साथ इवेंट्स भी, दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। ठीक है, तो एक लेजर रिकॉर्ड है समराइज्ड फॉर्म में जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस लिखे गए हैं जो कि किसी पर्सन या थिंग के साथ किए हैं हमने, उन ट्रांजैक्शंस को। और ट्रांजैक्शन के साथ साथ इवेंट भी रिकॉर्ड होता है इसी अकाउंट में। क्लियर है मैम? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब मेरे ख्याल से आप जानती होंगी, पर चलो क्योंकि एक साथ हम सारे टर्म्स देख रहे हैं तो इसको भी देखते हुए चलते हैं। तो जैसे ये बिजनेस है और ये उस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बिजनेसमैन है। ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसने जो भी पूंजी लगाई है उसको हम कहते हैं कैपिटल। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस बिजनेसमैन ने जो भी पूंजी लगाई है वो कैपिटल। अब जरूरी नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश ही लगाए। ठीक है, कैश तो लगा ही सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, साथ ही साथ बैंक से भी पैसा लगा सकता है अपने, और हो सकता है स्टॉक लगा दे, पुराना कोई स्टॉक इसके पास पड़ा है तो वो हो सकता है लगा दे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है कोई एसेट लगा दे, जैसे कोई फर्नीचर वगैरह लगा दे। ठीक है,
तो कैपिटल जरूरी नहीं केवल नगद कैश हो, कोई भी चीज जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन लगा रहा है उसको हम कैपिटल कहेंगे। वो मशीन भी हो सकती है कोई, ठीक, वो कंप्यूटर भी हो सकता है। कोई हमारे पास पुराना कंप्यूटर पड़ा था तो हमने कहा एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, इसको भी वहां इस्तेमाल कर लेंगे, तो एज अ कैपिटल आपने इसको भी लगा दिया, तो ये भी आपकी कैपिटल मानी जाएगी उस समय कंप्यूटर। और क्या क्या लगा सकते हैं, कोई भी XYZ चीज हो जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हैं वो आपका कैपिटल कहलाएगा। लैंड, वो भी कैपिटल हो सकता है। बिल्डिंग कोई, ये भी कैपिटल हो सकती है। और XYZ कोई भी एसेट ले लीजिए, अगर वो एसेट आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल के लिए आप क्या समझ सकती हैं, सिंपल सी बात कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज बिजनेसमैन बिजनेस में लगा रहा है इसको आप कैपिटल कहेंगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया मैम? चलो आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर वाला पॉइंट देखते हैं। 5th है ड्राइंग्स। चलो ड्राइंग्स देखते हैं क्या होता है। तो फिर से ले लो, ये बिजनेस है हमारा और ये हमारा बिजनेसमैन है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस बिजनेस में जो भी पैसा बिजनेसमैन लगा रहा था वो क्या कहलाता था, कैपिटल। ठीक है, अब इस बिजनेस में से जो भी चीज ये अपने पर्सनल यूज के लिए बाहर निकालेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स। ठीक है, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में से कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी XYZ चीज अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज, इंपॉर्टेंट चीज ये है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में अगर कोई भी चीज रखी है तो वो बिजनेस यूज के लिए है ना, आप उसे पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन ने फिर भी उस चीज को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। जैसे कि बिजनेस में जो कैश पड़ा है, अगर बिजनेसमैन गया और अपने घर का बिजली का बिल उससे पे कर दिया तो वो क्या है, वो एक ड्राइंग्स है। आप पर्सनल खर्चा कर रहे हैं बिजनेस के पैसों का, बिजनेस के पैसों से आप पर्सनल खर्चा कर रहे हैं, ये क्या है, ये ड्राइंग्स है। ठीक है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में मान लो 50,000 रुपए पड़े थे, तो इससे क्या किया बिजनेसमैन ने, अपने LIC प्रीमियम दे दिए। ठीक, अब LIC क्या है, LIC बताइए मैम क्या है? हेलो, LIC is investment.
इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक इंश्योरेंस है जो आपने इंसान लेता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, इंश्योरेंस। और वो खुद की लाइफ के ऊपर लेता है कि अगर कल को उसके साथ कुछ हो जाए तो वो उसके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी समय दर समय कुछ ना कुछ पैसा देती रहेगी, ठीक है। और अगर मान लो जब तक वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तब तक उसकी डेथ नहीं होती है, तो क्या होता है, तब उस LIC के टर्म खत्म होने के बाद बिजनेसमैन को खुद उसका पैसा मिलता है, ठीक है। समझ में आया LIC का फंडा? मतलब ये जो LIC है, LIC एजेंट आता है, LIC करवा के जाता है, मान लो इस इंसान के करवा रहा है, तो ये इंसान अगले करीब 15-20 साल तक पैसे जमा करता रहेगा LIC के पास, जिसको ये प्रीमियम कहेगा, ठीक है। 15-20 साल तक करता रहेगा ये पैसा जमा। अब इन 15-20 साल में अगर मान लो इसकी मृत्यु हो गई तो इसके परिवार वालों को ये LIC का पैसा मिलेगा, फैमिली वालों को, ठीक। और अगर मान लो 15-20 साल तक इसने पैसा जमा किया और उसके बाद तो खैर करना नहीं था, क्योंकि एक फिक्स टेन्योर होता है, उसके बाद आपको पैसा जमा नहीं करना होता, तो फिक्स टेन्योर तक इसने पैसा जमा किया और इसकी मृत्यु अगर नहीं हुई है तो फिर क्या होगा, LIC का पूरा पैसा इसको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो मान लीजिए क्या है, बिजनेस का जो बैंक में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में अगर 50,000 रुपए पड़े थे और उससे अगर इस बिजनेसमैन ने अपना LIC प्रीमियम पे किया है, LIC में जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी होती है हर बार, उसको हम प्रीमियम कहते हैं, तो वो प्रीमियम इसने पे किया है, तो ये क्या है, ये भी तो पर्सनल खर्चा है, क्योंकि LIC खुद की लाइफ के ऊपर होता है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, पर्सनल खर्चा है जो कि आपने बिजनेस के पैसों से किया है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक ड्राइंग्स कहलाएगा। बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा था उसको ले जाके घर पे इस्तेमाल करने लग गए, तो ये भी क्या कर रहा है, पर्सनल खर्चा कर रहा है, वो भी बिजनेस के स्टॉक का, तो ये भी ड्राइंग्स होगा, ठीक है। बिजनेस में जो फर्नीचर पड़ा था उसको घर पे ले जाके उसके ऊपर सो रहे हैं, तो ये भी क्या है, बिजनेस की चीज को आप पर्सनल यूज के लिए ले रही है, तो वो क्या है, पर्सनल यूज नहीं कर सकती, और अगर करेंगी तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक है। आप समझ गई ना, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस की है उसको अगर बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए यूज करना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 6, लाइबिलिटी क्या होता है। तो चलो अब हम लोग फाइनली पढ़ सकते हैं कि ये लाइबिलिटी क्या होता है और कितने प्रकार की होती है। तो लाइबिलिटी मैम 2 प्रकार की होती है, पहला है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लायबिलिटी का क्रक्स में मतलब क्या है, यानी शॉर्ट में, ब्रीफ में मतलब क्या है लायबिलिटी का। लायबिलिटी का मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए मैम, फ्यूचर में जो पेमेंट्स हमें करनी है, फ्यूचर में एज अ बिजनेस हमें जो पेमेंट्स करनी है, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जो पेमेंट्स करनी है वो है लायबिलिटी। पहली लायबिलिटी है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी लायबिलिटी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक। अब जो पैसा हमें बिजनेस के अंदर के लोगों को पे करना है वो आएगा इंटरनल लायबिलिटी में, और जो पैसा हमें बिजनेस के बाहर के लोगों को पे करना है वो आएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी में,
तो बिजनेस के अंदर के लोग कौन है जिनको हमें पेमेंट करना पड़ेगा? तो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर कल आपने सीखा था, तो इंटरनल यूजर में कौन कौन आता है? ओनर ओनर आता है और मैनेजमेंट आता है, सिर्फ ये दो चीजें आती है ना? हेलो हेलो हाँ, ओनर और वो मैनेज हाँ, ओनर और ओनर हाँ, ओनर और मैनेजमेंट के अलावा अगर कोई आता है तो बताइए इंटरनल यूजर में। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ओनर और मैनेजमेंट के अलावा कोई और इंटरनल यूजर में आ सकता है? हैं? सर मैं एक सेकंड ज्वाइन करूँ क्लास? क्यों? एक आवाज फंस रही है? हाँ तो मतलब एक मिनट ज्वाइन कर रही हूँ मुझे। ओके, कर लीजिए। हेलो हाँ मैम, आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रहा है? जी, हम यहाँ पे थे कि मैंने कहा लाइबिलिटी का मतलब होता है फ्यूचर में जो पेमेंट्स हमें करनी है एज अ बिजनेस, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो जो भी पेमेंट्स एज बिजनेस हमें फ्यूचर में करनी है उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक, तो जो पैसा हमें बिजनेस के अंदर के लोगों को पे करना है वो आएगा इंटरनल लाइबिलिटी में, और जो भी पैसा हमें बिजनेस के बाहर के लोगों को पे करना है फ्यूचर में वो आएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर के लोग कौन होते हैं कल आपने सीखा था इंटरनल यूजर में। तो इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं मैम? ओनर्स और मैनेजमेंट। डायरेक्टर क्या इनके अलावा कोई और इंटरनल यूजर में आता है? नहीं नहीं ना, तो ओनर्स और मैनेजमेंट सिर्फ ये दोनों क्या होते हैं? इंटरनल यूजर्स। तो जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं उनको जो पेमेंट करनी है वही तो इंटरनल लाइबिलिटी में आएगी, है ना? ये याद रखिएगा, आपको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपको सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस को जो भी पैसा इन इंटरनल यूजर्स को देना है वही तो इंटरनल लाइबिलिटी में आएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये मैनेजमेंट वालों को तो बस सैलरी दे दी जाती है एम्प्लॉयज की तरह, तो इनको जो पैसा देना ये कोई लाइबिलिटी तो बनती नहीं है, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। ओनर को जो पैसा देना है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और ओनर क्या लगाता है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाता है। तो यानी जब उसकी कैपिटल को रीपे करेंगे तो तो वो क्या होगा? हमारी एक लाइबिलिटी है। इस ओनर ने जो कैपिटल लगाई है इस कैपिटल को हमें कभी ना कभी तो वापस करना होगा ना, एज अ बिजनेस। बिजनेस के रूप में सोचिए, बिजनेस अलग चीज है इन द आइज ऑफ लॉ, और ये जो बिजनेस का ओनर है ये अलग चीज है इन द आइज ऑफ लॉ। तो इस आदमी ने जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये कैपिटल लगाई है, ये कैपिटल कभी ना कभी तो वापस करनी पड़ेगी ना इसको। तो ये पैसा क्या हुआ? ये बिजनेस के लिए तो एक लाइबिलिटी हुआ,
और क्योंकि ये ओनर इंटरनल यूजर है बिजनेस का, तो ये एक इंटरनल लाइबिलिटी हुआ, है ना? ओके। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? है तो, लेकिन आगे पढ़ के देखती हूँ। मेरा बस इतना सा कहना है कि जो बिजनेसमैन है और वो जो उस बिजनेस का ओनर है, उसको आप अलग अलग रख के सोचिए। और आप अकाउंटेंट किसकी हैं? आप बिजनेस की अकाउंटेंट है, ना कि उस बिजनेस ओनर की। तो ये रहा बिजनेस और ये रहा उस बिजनेस का ओनर। तो इस बिजनेस ओनर ने क्या किया होगा? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसमें कैपिटल लगाई होगी, ठीक है? अब ये जो पैसा लिया है बिजनेस ने इस ओनर से, तो ये क्या है? ये एक तरीके की उधारी तो है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसने पैसा दिया है, तो ये पैसा हमें कभी ना कभी तो इसको रीपे करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये पैसा रीपे करना हमारे लिए एक लायबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी होगी, और फ्यूचर में जो पेमेंट करनी होती है उसकी को तो हम लायबिलिटी कहते हैं। कोई दिक्कत बताइए? क्या? नहीं दिक्कत है कोई। हाँ, तो जो फ्यूचर में हमें पेमेंट्स करनी होती हैं वही तो हमारी लायबिलिटी होती है। इसी वजह से ये कैपिटल क्या हुई? एक लायबिलिटी हुई, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस को इसे ये पैसा वापस करना होगा, इसलिए एक लायबिलिटी हुई। और क्योंकि ये जो बिजनेस ओनर है ये एक इंटरनल यूजर है बिजनेस में, तो इंटरनल यूजर की लायबिलिटी क्या होगी? इंटरनल लायबिलिटी। तो इसीलिए कैपिटल क्या है? कि इंटरनल लायबिलिटी है। समझ में आया? ओके। चलिए, कैपिटल के साथ साथ एक और चीज आती है इंटरनल लायबिलिटी में, वो होता है रिजर्व्स। अब सर ये रिजर्व का मतलब क्या है? बता रहे हैं मैम। बिजनेस को मान लीजिए किसी साल हो रहा है 40,000 का प्रॉफिट, 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है किसी साल में, ठीक है? अब कोई भी समझदार बिजनेस, पता है, एक साथ सारा का सारा प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा देता है, बल्कि उसमें से कुछ पैसा अलग अलग जगहों पे डिवाइड कर देता है। तो वैसे ही मान लीजिए ये 40,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे? एक साथ एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसके क्या कर देंगे? दो टुकड़े कर देंगे। एक टुकड़ा कर दीजिए 30,000 रुपए का, और एक टुकड़ा कर दीजिए 40,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। ये जो 30,000 का रुपए का टुकड़ा है, इसको हम क्या करेंगे? एज प्रॉफिट दिखाएंगे। कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये जो 10,000 का टुकड़ा है, इसको क्या करेंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक गुल्लक में, जिसको कहते हैं रिजर्व, ठीक है? ओके। सही बात है। तो साल में जितना भी प्रॉफिट आपको होता है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आप पीएल अकाउंट में एज प्रॉफिट नहीं दिखाती हैं, बल्कि क्या करती हैं? उसमें से कुछ हिस्सा आप एक गुल्लक में ट्रांसफर कर देती हैं, और उस गुल्लक में ट्रांसफर करने के बाद क्या करती हैं? बचा हुआ प्रॉफिट जाके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज प्रॉफिट दिखाती हैं, ठीक? अब ये रिजर्व में जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं हर साल, वो किस काम आएगा? वो बिजनेस में अगर कभी कोई बुरे दिन आते हैं ना, तो ये रिजर्व का पैसा तब काम आता है, क्योंकि आपने गुल्लक बना के रखी है, और गुल्लक कब फोड़ी जाती है? जब बहुत मजबूरी हो। तो बिजनेस में जब बहुत मजबूरी होगी, जब हमारी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बिजनेस की अच्छी नहीं होगी, तब हम ये रिजर्व के पैसे निकालेंगे, ठीक है? जी।
ठीक, तो आप इंटरनल लायबिलिटी समझ गई। दो होती हैं केवल इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल और रिजर्व्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी की। अगर इंटरनल यूजर्स को जो जो पेमेंट करनी है वो इंटरनल लायबिलिटी है, तो एक्सटर्नल यूजर्स को जो जो पेमेंट करनी है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स है हमारे, उनको जो भी पेमेंट करनी है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो ये दो प्रकार की होती है मैम। ठीक है, ये अपने आप में दो प्रकार की होती है। पहली होती है नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरी है करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब जो जो पेमेंट हमें आफ्टर 12 मंथ्स करनी है, पेमेंट्स टू बी मेड आफ्टर 12 मंथ्स, वो आपकी कहलाएंगी नॉन करंट लायबिलिटी। और जो पेमेंट्स हमें 12 मंथ्स है उससे कम पीरियड में करनी है वो कहलाएंगी करंट लायबिलिटी। तो पेमेंट्स टू बी मेड to be made within 12 or less months। ठीक है मैम, तो जो जो पैसा आपको 12 महीने के बाद पे करना है वो आपका क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। और जो जो पैसा आपको 12 महीने उससे कम पीरियड में पे करना है वो है आपका करंट लायबिलिटी। ठीक है, जैसे कि बैंक का लोन ज्यादातर क्या होता है, साल भर के बाद रीपे करना होता है ना, इसलिए वो क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और क्रेडिटर्स जो है हमारे, जिनसे हमने सामान खरीदा था अभी पेमेंट नहीं करी है, तो उनको आप साल भर तक नहीं टाल सकती हैं उनकी पेमेंट, क्योंकि वो आपका खून पी जाएंगे। इसलिए उनकी पेमेंट आपको साल भर के अंदर करनी होती है, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक करंट लायबिलिटी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? करंट नॉन करंट लायबिलिटी में फर्क कैसे करते हैं कि जो पेमेंट हमें 12 महीने के बाद करनी है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, और जो पेमेंट हमें 12 महीने उससे कम पीरियड में करनी है वो है करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आया मैम? हेलो, हाँ समझ में आ रहा है ना? जी, मैं कह रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लायबिलिटी आप इसी समय रीड कर लीजिए। आपने बुक खोली हुई है? नहीं खोली है? मैं आपकी स्क्रीन में देख रही हूँ। हाँ, तो यहां पर से रीड कर लीजिए लायबिलिटी। दिख रहा है क्लियरली? थोड़ा जूम कम किया है ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाए। जी आ रहा है? हाँ आ गया। हाँ, तो लायबिलिटी एक बार पूरा रीड कर लीजिए अच्छे से कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या है, करंट नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पेमेंट आपकी 12 महीने के बाद की जाती है। ठीक है, करिए। मेरे ख्याल से पढ़ने में आपको 1 मिनट लगेगा मात्र, तो 1 मिनट लीजिए।
पढ़ लिया सर। हेलो, हाँ पढ़ मैम। लिया सर मैंने। जी 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 जी, चलो समझ में आ रहा है ना? करंट नॉन करंट लायबिलिटी में फर्क समझ में आ रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है तो नॉन करंट लायबिलिटी है, और अगर 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है तो वो करंट लायबिलिटी है। और एग्जैक्ट 12 मंथ में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो करंट लायबिलिटी है। चलिए अब हम एसेट भी समझ लेते हैं। एसेट्स, सर इसमें एक और टाइप की लाइबिलिटी दी हुई है बुक में। अब कौन सी बची है? नहीं, हो गई लायबिलिटी थी, सारी हो गई है। इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉन्ग टर्म, करंट। हाँ, लाइबिलिटी ये बाकी है। कंटीजेंट लायबिलिटी वो फाइनल अकाउंट में सीखेंगे। ठीक, वैसे आप सीखना चाहें तो अभी आप उसको रट सकती हैं, उसमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, कि कंटीजेंट लायबिलिटी 3 टाइप्स की होती है। पहला होगा जब आपने किसी को गारंटी दी है और वो गारंटी जब तक पूरी ना हो तब तक वो कंटीजेंट लायबिलिटी कही जाती है। ठीक, दूसरा होगा उसमें कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर, तो कोर्ट केस का जब तक रिजल्ट नहीं आता तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। तीसरा होता है कि आपका कि तीसरा था, हाँ, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। ठीक, तो ये 3 कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं। अच्छा, सुनना हो तो सुन लीजिए अभी इसको। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है मैम, कंटीजेंट लायबिलिटी लायबिलिटी का टाइप नहीं माना जाता है मैम, लेकिन ये अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट में जोड़ा गया है क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस की वजह से ये कई अकाउंटेंट्स ने इसको डिस्कवर किया था। तो कई बार क्या होता है, कोई एक्चुअल लायबिलिटी हमारे पास नहीं होती है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम सर्टेन है कि फ्यूचर में हमें इतने रुपए की पेमेंट करनी है इस आदमी को, तो ये लायबिलिटी कहेंगे, है ना? अगर मेरे को 400 रुपए आपको 4 दिन के बाद देने हैं तो ये मेरी लायबिलिटी है ना, मुझे पता है 400 रुपए की पेमेंट मुझे आपको करनी है 4 दिन के बाद, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी होगी, है ना? अगर आपको किसी रमेश नाम के व्यक्ति को 600 रुपए पे करने हैं 2 दिन के बाद, तो आपको पता है ना कि आपको रमेश को 600 रुपए पे करने हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको अमाउंट सर्टेन है, किसको पे करना है ये चीज सर्टेन है। ठीक है, द पेमेंट इज सर्टेन कि 4 या 2 दिन के बाद आपको करनी है। पर कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जिसमें पेमेंट ही नहीं सर्टेन होती है कि कब होगी। ठीक है, पेमेंट इज, यहां पे क्या होती है, पेमेंट डिपेंडेंट होती है एक इवेंट के हैपन होने पे, कि अगर वो इवेंट अकर किया तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर नहीं अकर किया तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या होता है, पेमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक, अगर इवेंट अकर किया तो आपको लायबिलिटी देनी पड़ेगी, अगर नहीं कर किया तो आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो पेमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि इवेंट अकर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और पूरी अकाउंट्स में सिर्फ 3 टाइप्स की कंटीजेंट लायबिलिटी होती हैं, सिर्फ 3 टाइप्स की। पहली होती है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। बिल डिस्काउंट करवा लिया है आपने पर अभी उसकी मैच्योरिटी की डेट नहीं आई है। सर इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपके पास एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज एक टाइप का चेक होता है मैम। अभी हम लोग सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स के बाद है। तो वो जैसे बिल की चेक की मैच्योरिटी डेट होती है ना,
कि 3 महीने बाद वो चेक किसी काम का नहीं रहता। वैसे बिल में क्या होता है कि बिल पे एक ड्यू डेट लिखी होती है। वैसे तो चेक पे भी एक ड्यू डेट लिखी होती है, चेक जिस दिन हम काटते हैं उसी दिन से वैलिड होता है। ठीक, जैसे आज है 13 तारीख, तो मैंने 13 तारीख को अगर चेक लिखा है तो 13 तारीख से लेकर आप 3 महीने तक पैसा निकाल सकती हैं। ठीक, लेकिन अगर मैंने इस पर 23 तारीख लिख दिया तो इसका ये मतलब होगा कि अभी आप 10 दिन तक पैसा नहीं निकाल पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट कब आप पेमेंट ड्यू कब होगी? 23 तारीख को होगी। ठीक, 23 तारीख से पहले आप इस चेक को बैंक में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मैंने इस पे डेट 23 तारीख डाली है। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं मैम? हेलो, जी सर। हाँ, जी सर। कई लोग चेक इस तरीके से काटते हैं ना कि आज की तारीख नहीं डालेंगे, कुछ दिन बाद की तारीख डालेंगे, उसके कई रीजंस होते हैं। ठीक, तो बिल वो चेक मैच्योर, वो चेक असल में आप यूज कब कर पाती हैं? जिस दिन जिस डेट की तारीख उस पे पड़ी हुई है। ठीक है, जो डेट उसके ऊपर मेंशन्ड है उस डेट पे ही जाके आप उस चेक को बैंक में लगा सकती हैं। इसी तरह बिल में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, इसमें एक ड्यू डेट मेंशन्ड होती है। ठीक है, मान लो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक ड्यू डेट मेंशन होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज दो लोगों के बीच साइन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को वादा कर रहा है कि मैं इतने दिनों के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो वो जिस दिन प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं पेमेंट करूंगा, वही डेट क्या होती है? हमारी ड्यू डेट कहलाती है, और वो डेट इस बिल के ऊपर मेंशन्ड होती है। ठीक है, और उसी ड्यू डेट को हम मैच्योरिटी डेट भी कहते हैं। सर बहुत कुछ हो गया, फिर से एक बार ये सब बोलिए। मैम, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, दो लोग होते हैं, दो लोगों के बीच एक तरीके का प्रॉमिस होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रजिस्टर्ड होता है, पर उन दोनों लोगों के बीच क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि तुम मुझे इतने दिनों के बाद पेमेंट करोगे, और वो आदमी कहता है कि हाँ मैं इतने दिनों के बाद पेमेंट कर दूंगा, मान लो 5 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो 5 दिन बाद मतलब आज 13 तारीख है, 5 दिन के बाद यानी 18 को पेमेंट कर दूंगा तुम्हें। तो 18 तारीख मेरे लिए क्या कही जाएगी? एक ड्यू डेट, 18 तारीख को मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, इस आदमी को, तो 18 तारीख को मैं इस आदमी को पेमेंट करूंगा, मैं ये हूं, तो मैं पेमेंट इसको 18 जुलाई को करने वाला हूं ना, तो 18 जुलाई मेरी ड्यू डेट कहलाएगी, और ये ड्यू डेट इस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी जाएगी, और इस ड्यू डेट को हम मैच्योरिटी डेट भी कहते हैं। यानी बिल मैच्योर कब होगा? इस ड्यू डेट पे होगा, इस ड्यू डेट पे मैच्योर होगा, तब मैं इस आदमी को पेमेंट करूंगा। ठीक है, ये वाले इंसान को। क्लियर है? कोई दिक्कत इस पार्ट में? नो सर। हाँ, तो अब बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड का क्या मतलब है कि बिल मैच्योर कब होता है? उसकी ड्यू डेट पे, है ना, अभी सीखा। और अगर मैच्योर होने से पहले अगर किसी को पैसा निकालना है तो वो बैंक से जाके निकाल सकता है, उसके लिए हालांकि थोड़े बहुत पैसे कट जाते हैं एज कमीशन। ठीक, तो इसका यही मतलब है कि इसने ड्यू डेट से पहले पैसा निकाल लिया है। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड का ये एक तरीके की कंटीजेंट लायबिलिटी है, सेकंड है। ठीक है, अब ये कंटीजेंट क्यों है? क्योंकि कंटीजेंट का मैंने आपको मतलब क्या बताया, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, यानी इवेंट अगर अकर किया तो वो एक्चुअल में लायबिलिटी होगी, और अगर नहीं अकर किया तो लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक, समझ में आ रहा है मैम कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये? हेलो, समझ में आ रहा है? क्लियर है कि ये ऑल क्लियर है? ड्यू डेट क्लियर है। हाँ, ड्यू डेट क्लियर है। क्लियर है ना? इसके ऊपर वैसे बिल के ऊपर सेपरेट चैप्टर भी आपके बुक में, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपके कोर्स में है, तो वहां तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी का जिक्र हुआ
और कंटिंजेंट लायबिलिटी में पॉइंट है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा फिर। ठीक। हाँ हाँ ठीक है। तो बिल डिस्काउंट का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि मान लो ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं 18 तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना है ये वाला, इसके ऊपर ड्यू डेट क्या लिखी होगी? 18 जुलाई, कि 18 जुलाई को हिमाद्री इशप्रीत को पेमेंट करेगा, तो उस पर फिर हिमाद्री के भी इशप्रीत के भी दोनों के सिग्नेचर्स होंगे। ठीक है। तो अब 18 जुलाई को मुझे पे करनी है, तो मेरी मैच्योरिटी डेट 18 तारीख है। लेकिन मान लो आपको इंतजार नहीं हो रहा, आपको क्या है, आपको आज नहीं, मान लो कल 14 तारीख को ही आपको क्या है, पैसों की सख्त जरूरत है और पेमेंट है 10,000 रुपए की। तो आपने कहा 10,000 रुपए की मुझे सख्त जरूरत है, मैं इंतजार नहीं कर सकती 18 तारीख का, तो आप क्या करेंगी? आज ही अपने बैंक में जाएंगी और उस बिल को लगाएंगी। ठीक है। आप क्या की? अपने बैंक में गई और अपने बैंक वाले को जाके क्या दिया आपने? ये बिल दे दिया। तो आपने अपने बैंक वाले से क्या कहा? आपने अपने बैंक वाले से कहा कि ये 4 दिन के बाद ये बिल मैच्योर हो रहा है, लेकिन मुझे इसको आज ही डिस्काउंट करवाना है, यानी मुझे इसके पैसे आज ही चाहिए। इसी को कहते हैं बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, यानी ड्यू डेट से पहले आपको पैसे चाहिए, तो वो कौन देता है? बैंक देता है। तो आपने कहा मुझे आज ही इसके पैसे चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? आपको इसके बदले बिल ले लेगा और आपको पैसे दे देगा, हालांकि 4 दिन की वो कमीशन काट लेगा, तो आपको पूरे 10,000 नहीं मिलेंगे, कुछ पैसा कट के मिलेगा। ठीक है। अब ड्यू डेट पे क्या होगा? ये मैं हूं, बैंक मेरे पास आएगा 18 तारीख को पैसा मांगने, क्योंकि बैंक ने तो आपको पेमेंट कर दी, तो अब बिल के तहत पैसा लेने का हक किसका है? बैंक का है। तो बैंक मेरे पास आएगा पैसा लेने, तो बैंक मुझे बिल देगा, बिल दिखाएगा। ठीक है। और मैं क्या करूंगा? उसे पेमेंट करूंगा, है ना? हेलो, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? मुझे लग रहा है शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको ये, है ना? नहीं आ गया समझ, बस अभी जो आपने बोला ना वो कि बैंक आएगा आपके पास, वो समझ नहीं आया। हाँ, बैंक मेरे पास आएगा ना, क्योंकि आपने तो बैंक को बिल दिया और आपने 4 दिन पहले ही पेमेंट ले ली है बैंक से, है ना? 18 को बिल ड्यू हो रहा था और आपने तो 14 को ही पेमेंट ले लिया बैंक से, तो अब आपका तो हक खत्म हो गया मुझसे पैसा लेने का, है ना? तो अब बैंक का हक बनता है मुझसे पैसा लेने का, क्योंकि बैंक ने उस बिल के बदले आपको पेमेंट की है। तो बैंक मेरे पास आएगा, बिल लेके कहेगा मुझसे कि पेमेंट करो इस बिल की, तो वो मुझसे 10,000 रुपए मांगेगा। ठीक है। अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? एक ऐसी लायबिलिटी जो किसी इवेंट के हैपन या नॉन हैपन होने के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर मैंने इसको पेमेंट कर दी, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी खत्म, आपकी लायबिलिटी बैंक के ऊपर से खत्म। अगर मैंने इसको पैसे दे दिए तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको पैसे नहीं दिए, मैंने कहा कौन हो तुम, जाओ यहां से, मैं नहीं पैसा दूंगा, तो फिर बैंक आपसे पैसा वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा? बताओ। पता नहीं मैम। अगर मान लो मैं मुकर गया, मैं नहीं दूंगा पेमेंट, मैंने बैंक से कहा, तो बैंक मेरा गला तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और बैंक के बीच तो हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और आपके बीच हुआ था, है ना? लेकिन आपका अकाउंट तो होगा ही ना बैंक में, तो मेरा जरूरी थोड़ी उस बैंक में अकाउंट हो। आपका अकाउंट मान लो स्टेट बैंक में, मेरा मान लो पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपने बैंक बिल डिस्काउंट कहां से करवाया होगा? आपने तो स्टेट बैंक से करवाया होगा, आपने पंजाब नेशनल से थोड़ी करवाया होगा, आप अपने बैंक से करवाएंगी ना। ओके। और मेरे अकाउंट से भी बैंक मेरी परमिशन के बिना थोड़ी काट सकता है पैसे, या तो उसने मुझसे कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हो तब काट सकता है, बिना बात के थोड़ी काट सकता है, ऐसे बैंक चार्ज काट सकता है। समझ में आ रही है ना ये बात? ये इवेंट हैपन या नॉन हैपन वाली बात समझ में आ रही है ना?
कि अगर मैंने पेमेंट कर दी तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, कि आपके सर पर से जो तलवार लटकी हुई है वो हट जाएगी, बैंक आपसे पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन अगर मैं मुकर गया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैंने बैंक वाले को कहा नहीं दूंगा पैसे तुम्हें, कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, तो बैंक वाले के पास कोई चारा तो है नहीं, क्योंकि मेरे और उसके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। तो बैंक वाला फिर आपके पास जाएगा, क्योंकि आपके और उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, क्योंकि आपने बैंक वाले से पैसे लिए हैं। याद है ना, यहाँ पे आपने पैसे लिए बैंक वाले से। समझ में आ रहा है? जी। तो यहाँ पे आपने पैसे लिए थे बैंक वाले से, तो इसने जरूर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा आपसे, और आपका इसके यहाँ खाता भी है, क्योंकि आप अपने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रही है, तो आपका खाता भी है यहाँ पे। तो ये अब आपके पास आएगा और आपसे कहेगा हमको पैसे दो, वो तुम्हारा जो तुम्हें जिससे पैसे लेने थे वो मुकर रहा है पेमेंट करने से, तो अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। तो ये आपके लिए लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? तो ये लायबिलिटी कौन से इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है? अगर मैं पेमेंट करने से मुकरा तो आपको ये लायबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी, अगर मैं नहीं मुकरा पेमेंट करने से तो यार लायबिलिटी आपको इनकर नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? एक ऐसी लायबिलिटी है जो किसी इवेंट के हैपन या नॉन हैपन होने करने के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड क्या है? एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। समझ में आया? जी सर। सर बहुत डीप था ये। हाँ, इसीलिए मैं मैम कह रहा हूं कि आप रिकॉल करने की कोशिश करिए जितना अभी बताया है। ये जो थोड़ा बहुत डायग्राम बनाया है इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? क्या आपको ये ड्यू डेट का मतलब समझ में आया? क्या आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ में आया? क्या आपको मैच्योरिटी डेट का मतलब समझ में आया? और क्या ये आपको ये बिल का मामला समझ में आया? ये जो बिल और बैंक की कहानी है यहाँ पे, जो आपके और बैंक के बीच चल रही है, और फिर बैंक वाला मेरे पास जब आया था तो ये क्या कहानी हुई थी, ये सब समझ में आई? जी सर। बड़ी लंबी स्टोरी थी ये सर, आ तो रही है समझ में। खैर, अगर आपको नहीं भी थोड़ा बहुत डाउट भी हो तो आप इसी वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और उसके बाद भी डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिएगा ये, ठीक है? क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स में भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनल अकाउंट्स का भी। मैं ज्यादातर इसको फाइनल अकाउंट्स के साथ ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आपने कहा पढ़ा दो तो पढ़ा दिया। अभी फाइनल अकाउंट्स में फिर से इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ओके। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट वहीं का है, तो वहां पे इसको फिर से देखेंगे। लेकिन अभी आप, क्योंकि हम लोगों ने समझा है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, तब भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, मैंने कहा 3 टाइप्स की कंटीजेंट लायबिलिटी होती हैं। पहला तो है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। दूसरा क्या है? दूसरा है मैम व्हेन गारंटी इज गिवन टू सम पर्सन, ठीक है? जब आपने किसी को गारंटी दी हो, व्हेन अ गारंटी इज गिवन to some person for his payment, ठीक है? ये समझने में काफी इजी लगेगा मैम, क्योंकि यहाँ बिल विल का नाटक नहीं है। तो मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ठीक है? 3 व्यक्ति कौन कौन से? आप, मैं और एक तीसरा व्यक्ति ले लीजिए राजेश। तो राजेश ने क्या किया आपसे, राजेश ने आपसे 20,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा है, आपकी मोबाइल शॉप है, और राजेश ने आपको पेमेंट नहीं करी है, कहा है कि पेमेंट 7 दिन के बाद करूंगा, ठीक है?
अब राजेश इस बात के लिए आपसे कोई एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए तैयार है, कह रहा है एग्रीमेंट भी साइन कर लो लेकिन मैं आज पेमेंट नहीं दे सकता, 7 दिन के बाद ही दूंगा। तो आपको उसके एग्रीमेंट पे भी विश्वास नहीं है। आपने कहा कि एग्रीमेंट तुम्हारा भी नहीं चलेगा, ऐसा करो किसी ऐसे बंदे को लेके आओ जो कि अगर तुम पेमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारे बदले पेमेंट कर सके। तो राजेश मुझे पकड़ के लाया, ठीक है, राजेश मुझे पकड़ के लाया और फिर हमारे आपके बीच और राजेश के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया कि अगर राजेश हफ्ते भर बाद अपने 20,000 रुपए आपको नहीं पे करता है तो मैं आपको 20,000 रुपए पे करूंगा, ठीक है। अगर राजेश आपको हफ्ते भर बाद आपके 20,000 रुपए नहीं पे करता है तो मैं आपको 20,000 रुपए पे करूंगा आके, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने एक गारंटी दी है ना आपको कि अगर राजेश आपको पेमेंट नहीं करता है तो मैं पेमेंट करूंगा। तो ये गारंटी क्या है, ये भी तो एक इवेंट के ऊपर हैपन या नॉन हैपन होने के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर राजेश ने पेमेंट कर दी तो मुझे ये लाइबिलिटी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर राजेश ने अपनी लाइबिलिटी नहीं पे की तो मुझे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक इवेंट के हैपन या नॉन हैपन होने के ऊपर डिपेंड हो रही है ना, तो ये भी क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी है। समझ में आया ये गारंटी वाला पॉइंट? जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, मैम छोटी सी भी समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। ट्यूशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि यहाँ डाउट्स पूछने में दिक्कत नहीं लगती। क्लास में तो आदमी हिचकिचाता है डाउट पूछने में क्योंकि वहां 50-60 लोग और बैठे रहते हैं, ठीक है। क्लास में आदमी फ्रीली डाउट पूछ नहीं पाता है, हर कोई नहीं पूछ पाता, कई लोग पूछ लेते हैं पर हर कोई पूछ नहीं पाता है, ठीक। तो अगर कोई भी स्लाइटेस्ट भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी इनिशियल कॉन्सेप्ट चल रहा है और धीरे धीरे चल के ये सब मिक्स होते रहेंगे आपस में और एक आप देखेंगे एक चेन बनती जा रही है, ठीक। जैसा कि मैंने बताया कि अकाउंट्स एक फ्लो वाली चीज है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स, तो इस ये फ्लो अपने आप ही बनता जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट लाइबिलिटी का क्या है कि तीसरा पॉइंट है, हाँ, व्हेन एनी कोर्ट केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जब किसी कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा हो, ठीक है। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है समझने के लिए। अगर वो केस आप जीत गई तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो केस आपके ऊपर किसने किया होगा, जरूर किसी न किसी व्यक्ति ने किया होगा जो आपसे पैसा लेना चाहता होगा। तो अगर आप केस जीत गई तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी उसे, लेकिन अगर आप केस हार गई तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना उसे। तो यहां भी तो क्या है, आपका जो लाइबिलिटी है वो किसी इवेंट के हैपन या नॉन हैपन होने पे डिपेंडेंट है ना। कौन सा जी इवेंट सर। कि आप केस जीतेंगे कि हारेंगे। अगर जीत गई तो लाइबिलिटी नहीं इनकर करनी पड़ेगी, अगर हार गई तो लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी, है ना। तो ये भी क्या हुई, ये भी एक कंटीजेंट लाइबिलिटी हुई। तो ये पूरा कंटीजेंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। मैम 3 टाइप्स की कंटीजेंट लाइबिलिटी होती हैं और ये लाइबिलिटीज जो होती हैं वो किसी इवेंट के हैपन या नॉन हैपन होने पर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक। समझ में आया? जी सर। ओके। ओके मैम, ये बात, ये 3 पॉइंट्स तो आपकी बुक में भी दिए होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बात है वैसे ये डेफिनेशन भी आपकी बुक में होगी। हैपन या नॉन हैपन वाली बात पे अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। चलिए, ओके। तो ये हो गया, लाइबिलिटी वाला पूरा खत्म हो गया है। अगला देखते हैं एसेट्स। एसेट्स तो अब आज तो नहीं कर सकते, कोई छोटी मोटी चीज हो तो उसको कर लेते हैं। सर जो लाइबिलिटी में फॉर्मूला दिया हुआ था
हाँ वो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे उसको मैम, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे इसके लिए ना, ये वाला ना, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला अभी जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, तो उसमें ये समझेंगे, ठीक है, ये कैसे होता है। ओके। इसी 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 फॉर्मूले के ऊपर वो पूरा चैप्टर है। एसेट्स एसेट्स तो कल होगा, इसके बाद क्या है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो ये तो उधर फाइनल अकाउंट मैम, ये वाला जो है आपका 8 और 9 नंबर, ठीक है। 8 नंबर जो टर्म है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, और 9 नंबर जो टर्म है एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। तो ये जो दो पॉइंट है, ये आपने अपने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा था? हाँ, रिपीट कर दीजिए टॉपिक सर, कौन सा? अपने स्कूल में ये वाला चैप्टर आपने कवर किया था जब स्कूल में क्लास चल रही थी? कौन सा सर, देखने का? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये चैप्टर पढ़ा था स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा था। ओके, ये चैप्टर? हाँ। नहीं सर। नहीं पढ़ा था? नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आपकी क्लास में आपकी किसी फ्रेंड वगैरह ने तो पढ़ा ही होगा, यस सर। तो उनसे आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, ये जो 8 नंबर वाला पॉइंट है और ये जो 9 नंबर वाला पॉइंट है एक्सपेंडिचर, ये आपको इस समय आपके सर ने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे वो स्कूल में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स? क्योंकि ज्यादातर ये पॉइंट पढ़ाया जाता है कैपिटल एंड रेवेन्यू नाम का जो चैप्टर है आपकी बुक में, वहां पे, क्योंकि ये जो सेम पॉइंट है ये ब्रॉड होके अपने आप में एक चैप्टर बन जाता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो वो पूरा चैप्टर इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर है, ये जो रिसीट्स वाला पॉइंट है 8 नंबर, और ये जो 9 वाला पॉइंट है एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर। तो पूरा चैप्टर इन्हीं दो पॉइंट के ऊपर है, 7 से 8 पन्नों का। तो वहां पे जब हमें ये चीज पढ़नी होती है तो हम यहाँ पे अवॉइड कर लेते हैं ज्यादातर सिचुएशंस में, लेकिन अगर आपके सर ने यहाँ पे भी पढ़ाया है इसको, ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो कंफर्म कर लीजिएगा ये चीज पढ़ाई गई है आपको कि नहीं यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि 99% टीचर्स इसको वहीं पे पढ़ाते हैं। क्योंकि जब वहां पे आपको 7 से 8 पन्ने का कंटेंट मिल रहा है इस एक्सपेंडिचर और रिसीट्स वाले पॉइंट पे, तो यहाँ 2 पन्ने का कंटेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक समरी होगी छोटी सी उसकी। ओके। ठीक, मेरे ख्याल से हो गया मैम, अब कोई छोटा मोटा पॉइंट बचा नहीं है, ये है मैम, ये सब है छोटे छोटे पॉइंट। तो कोई बात नहीं, कल बता दीजिएगा बाकी का क्लास में। हाँ, कल के क्लास में बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलिए, आपको कहीं जाना है?